और आज है हमारा लेक्चर नंबर 91, लास्ट लेक्चर। जी कैफेट ऑडिट एंड एश्योरेंस सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया सारा का सारा। टोटल 15 चैप्टर्स थे, सारे के सारे हम कवर कर चुके। हाँ, बीच में एक चैप्टर 2 था, उसका एक टॉपिक जो है वो रह गया। क्यों, जब हमने चैप्टर 2 कवर किया था तब तक आई कैप की बुक नहीं आई थी, तो इसलिए हमने वो टॉपिक छोड़ दिया था कि आई कैप की बुक आएगी, लेकिन बीच में भी नहीं देखा गया। तो आज वो टॉपिक हम कवर करेंगे। उसके कुछ क्वेश्चंस एक दो आए बाएँ शाइन से मुझे मिले, 3-4 हमारे आई कैप क्वेश्चन बैंक के अंदर थे, तो 5-6 क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। और उसके बाद हमारा सिलेबस 100% वाइंड अप हो जाएगा। क्या ख्याल है? टेस्ट आपके साथ साथ चल रहे हैं, उम्मीद है वहाँ से रिवीजन हो रही है, तैयारी हो रही है, सब कुछ साथ साथ चल रहा है। ठीक हो गया। सो चैप्टर 2 नाम था ऑब्टेनिंग एंड इंगेजमेंट। ऑब्टेनिंग एंड इंगेजमेंट मीन हमें कैसे ऑडिट इंगेजमेंट जो है वो ऑब्टेन करनी है। मीन बिफोर एक्सेप्टिंग ऑडिट हमने क्या प्रोसीजर अप्लाई करने हैं, किन बातों का ख्याल रखना है। इंगेजमेंट लेटर था, उसके अंदर प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट था, एक छोटा सा टॉपिक रिकरिंग ऑडिट था, और एक टॉपिक आई कैप ने और इंक्लूड किया है जिसे नाम दिया गया है क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स। क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स। मीन इतना औखा टॉपिक नहीं है जितना औखा करके आई कैप ने बुक में लिख दिया है। बस अभी 5-10 मिनट मेरे साथ रहिएगा, उसके बाद ये समझ आ जाएगी, फिर रीड करना भी ईजी हो जाएगा। क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स मीन ऑडिट की क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए या मेंटेन करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। क्या स्टैंडर्ड्स हैं? ISQC1 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1, चैप्टर 1 में शायद हमने ये नाम देखा था कि ऑडिट में हमें ISAs को फॉलो करना है, रिव्यू एंगेजमेंट में हमें ISRE को फॉलो करना है, अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट में हमने ISAE को फॉलो करना है, ऑडिट रिलेटेड सर्विसेज में ISRS को फॉलो करना है। लेकिन कुछ भी कर रहे हैं साथ हमें ISQC1 मीन क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। मीन ये स्टैंडर्ड हमें बताएगा कि हम अपने ऑडिट की क्वालिटी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बेसिकली एक स्टैंडर्ड नहीं, 2 स्टैंडर्ड हैं, एक ISQC1 है और एक ISA220 है। दोनों बात एक ही कर रहे हैं, दोनों बात एक ही कर रहे हैं। किस चीज़ की बात कर रहे हैं? कि ऑडिट की क्वालिटी को कैसे मेंटेन या इम्प्रूव किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या है ये क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड बनाने का? तो 2 मेन ऑब्जेक्टिव हैं। एक तो ऑडिटर को नेग्लिजेंट वर्क से अवॉइड करवाना। क्यों? नेग्लिजेंट वर्क होगा तो आपकी रिपोर्ट ओपिनियन जो है वो एप्रोप्रिएट नहीं होगी। तो इन एप्रोप्रिएट ओपिनियन या रिपोर्ट को अवॉइड करने के लिए, मीन नेग्लिजेंट वर्क को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना है? क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज प्रोसीजर्स को फॉलो करना है। और दूसरा, ऑडिट प्रोफेशन के अंदर कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स, लॉज एंड रेगुलेशन को इंश्योर करवाना। तो 2 मेन ऑब्जेक्टिव हैं, कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड, लॉ, रेगुलेशन, और दूसरा इंप्रूविंग ऑडिट क्वालिटी मीन अवॉइडिंग नेग्लिजेंट रिपोर्टिंग। ठीक हो गया। सो क्या करना चाहिए जी? एक ऑडिट फर्म को, ISQC1 कहता है कि एक ऑडिट फर्म को वर्क की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए कोई 7 क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करना चाहिए। क्या हैं वो 7 क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स? पहला है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या मतलब है अभी देखते हैं। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा है एथिकल रिक्वायरमेंट, एथिकल रिक्वायरमेंट। तीसरा है ह्यूमन रिसोर्स, जिसको हमारी बुक ने असाइनमेंट ऑफ स्टाफ का नाम दिया है, असाइनमेंट ऑफ स्टाफ। चौथा है कंटिन्यूअंस, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस ऑफ एंगेजमेंट, एक्सेप्टेंस एंड
कंटिन्यूअंस ऑफ इंगेजमेंट, इंगेजमेंट क्या, ऑडिट की इंगेजमेंट, जिसका हम इंगेजमेंट लेटर भी साइन करते हैं। और उसके बाद है इंगेजमेंट परफॉर्मेंस, जो सबसे मेन हेड है। उसके बाद क्या है जी, मॉनिटरिंग, और उसके बाद क्या है, डॉक्यूमेंटेशन। मीन हमारी आई क्या बुक ने डॉक्यूमेंटेशन नहीं टोटल 6 हेड इसको छोड़ के दे दी, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन सेपरेट दे दी, जबकि हैं ये टोटल 7 हेड्स। ठीक हो गया। सो ISQC1 कहता है कि एक ऑडिट फर्म को क्या करना है, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है। मीन फर्म का कोई लीडर होना चाहिए, फर्म का कोई लीडर होना चाहिए जो इंश्योर करे क्वालिटी ऑफ वर्क इन द फर्म, जो इंश्योर करे कि सारा स्टाफ जो है वो स्टैंडर्ड को, लॉ रेगुलेशंस को कंप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। और फर्म का लीडर वो कौन होता है, पार्टनर होता है, पार्टनर होता है या कोई सीनियर पार्टनर होता है, या वो पार्टनर होता है जिसने फर्म बनाई होती है। तो फर्म के लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, इंश्योर करना क्या, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, लॉ रेगुलेशन की कंप्लायंस इन द फर्म। तो होना ज़रूरी है, क्यों, जहाँ पे कोई लीडर नहीं होता, लाइक घर में अम्मा अब्बा ना हो तो याशी चल रही होती है, तो फर्म के अंदर भी अगर लीडर नहीं होगा, कोई चेक नहीं कर रहा होगा, तो फिर शायद लॉ रेगुलेशन स्टैंडर्ड की कंप्लायंस नहीं होगी। तो इसलिए फर्म के लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किस चीज़ की, क्वालिटी कंट्रोल वर्क ऑफ द फर्म। सेकंड वो कहता है एथिकल रिक्वायरमेंट के, एक फर्म को क्या करना चाहिए, एथिकल रिक्वायरमेंट को मीट करना चाहिए, एथिकल रिक्वायरमेंट को मीट करना चाहिए, मीन कोड्स ऑफ एथिक्स को फॉलो करना चाहिए, थ्रेट्स ऑन इंडिपेंडेंस को एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस करना चाहिए, अगर रिड्यूस नहीं होते तो फिर क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। मीन मेनली फर्म को क्या करना है, इंश्योर करनी है इंडिपेंडेंस इन ऑल ऑडिट। इंडिपेंडेंस क्या था, चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था, वर्क इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए बाय एनी बायस या फिर एनी प्रेशर। क्या ख्याल है, आपको रेगुलर बेसिस पे अपने स्टाफ की इंडिपेंडेंस को चेक करना चाहिए, देखना चाहिए अगर कहीं पे कोई थ्रेट अराइज हो रहा है तो उसे एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस करना है, अगर रिड्यूस नहीं हो सकता तो फिर विड्रॉ फ्रॉम इंगेजमेंट मीन अवॉइड करना है। क्या ख्याल है। थर्डली क्या है, ह्यूमन रिसोर्स असाइनमेंट ऑफ स्टाफ, एक फर्म के पास अच्छे कंपिटेंट कैपेबल क्वालिफाइड स्टाफ होने चाहिए। फर्म को क्या करना है, अपनी फर्म के अंदर जो स्टाफ है उसकी कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन को इंश्योर करना है। उसके लिए क्या करना है, स्टाफ को रिक्रूट करते वक्त आपको कुछ पॉलिसीज प्रोसीजर्स को फॉलो करना है, आपको स्टाफ की ट्रेनिंग करनी है, मीन उनके नॉलेज को क्या करना है, रिफ्रेश करना है, इन्हांस करना है। कैसे रिफ्रेश इन्हांस किया जाता है, चैप्टर 14 में हमने पढ़ा था प्रोफेशनल कंपिटेंस में, थ्रू CPD कि आपको स्टाफ की CPD अरेंजमेंट्स करनी है ताकि उनके नॉलेज को क्या किया जा सके, रिफ्रेश किया जा सके, ताकि आपका क्लाइंट जहाँ पे आपको स्टाफ असाइन कर रहे हो तो उसके अंदर क्या होनी चाहिए, स्किल्स, कंपिटेंस, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, अदरवाइज वर्क की क्वालिटी इफेक्ट होगी। ठीक है ना, अदरवाइज वर्क की क्वालिटी इफेक्ट होगी। स्टैंडर्ड का नॉलेज नहीं है, लॉ रेगुलेशन का नॉलेज नहीं है, तो आपने ट्रेनिंग के थ्रू डेवलप करना है स्टाफ के अंदर। एक फर्म को क्या करना चाहिए, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस एंगेजमेंट, मीन कोई भी ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करने चाहिए। प्रोसीजर बिफोर एक्सेप्टिंग ऑडिट चैप्टर 2 में हमने पढ़े थे। क्या करना चाहिए, आपको अपनी क्वालिफिकेशन पहले देखनी चाहिए कि हमारे पास क्वालिफाइड लोग हैं या नहीं है, एडिक्वेसी ऑफ रिसोर्सेज देखनी चाहिए कि हमारे पास टाइम, स्किल्स, नॉलेज है या नहीं है, इंटेग्रिटी ऑफ क्लाइंट मैनेजमेंट, जो मेन चीज़ है इंटेग्रिटी ऑफ क्लाइंट मैनेजमेंट देखनी है कि क्लाइंट हमारा ऑनेस्ट है या नहीं है। स्कोप लिमिटेशन हमने देखनी है कि हमारे काम के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन तो इम्पोज नहीं होगी जिसकी वजह से हमें कल को ऑडिट छोड़ना पड़ सकता है। गोइंग कंसर्न क्लाइंट की देखनी है, क्लाइंट की स्क्रीनिंग करनी है, मीन क्लाइंट की आइडेंटिटी लेनी है, देखना है कि इसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, मेजर शेयर होल्डर, चेयरमैन, CEO, डायरेक्टर, वाकई ही उनमें कोई वांटेड पर्सन्स इन्वॉल्व नहीं है, ऑनेस्ट लोग हैं। और अगर वो प्रोसीजर पॉजिटिव है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको इंगेजमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए, वरना नहीं करना चाहिए। क्यों, क्लाइंट की इंटेग्रिटी अगर ठीक नहीं है, कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है, आपके पास एडिक्वेट रिसोर्सेज नहीं है, तो आप इंगेजमेंट को कंटिन्यू नहीं रख सकोगे, कहीं पे अटक जाओगे, और अटकने से फिर आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क अफेक्ट हो सकता है। इंगेजमेंट परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि हर ऑडिट की क्या होनी चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, जिसके थ्रू ऑडिट को क्या मिलनी चाहिए, डायरेक्शन मिलनी चाहिए। मीन हर ऑडिट की क्या होनी चाहिए, प्रॉपर
प्लानिंग होनी चाहिए जिसके थ्रू ऑडिट वर्क क्या होना चाहिए, प्रॉपर्ली डायरेक्ट होना चाहिए। सिर्फ डायरेक्ट ही नहीं होना चाहिए, ऑडिट वर्क जो है वो सुपरवाइज भी होना चाहिए, मीन रिव्यू भी होना चाहिए। सिर्फ सुपरवाइज रिव्यू ही नहीं होना चाहिए, ड्यूरिंग ऑडिट अगर आपको किसी की ज़रूरत है दूसरे की तो कंसल्टेशन भी होनी चाहिए। लाइक कोई एक्सपर्ट को कंसल्ट करना है तो कहीं पे आपका नॉलेज लिमिटेड हो जाता है तो आपको दूसरों को कंसल्ट भी करना चाहिए। कंसल्ट किसे करना चाहिए, एक्सपर्ट को कंसल्ट करना चाहिए, किस लिए, कोई एविडेंस लेने के लिए। तो ऑडिट की प्लानिंग मीन डायरेक्शन प्रॉपर सेट होनी चाहिए, ऑडिट वर्क सुपरवाइज मीन रिव्यूड होना चाहिए और कंसल्ट होना चाहिए और ऑडिट का कंट्रोल होना चाहिए। मीन टीम के बीच में अगर कहीं पे कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हैं तो वो प्रॉपर्ली रिजॉल्व होनी चाहिए। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन के साथ वर्क कंट्रोल नहीं होगा। फिर वो कहता है जी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, कि फर्म को मॉनिटरिंग करनी चाहिए, किसकी, अपने स्टाफ की, अपने ऑडिट क्लाइंट्स के ऑडिट की भी, और उसके लिए कुछ रिव्यूज परफॉर्म होने चाहिए। हाँ, वो रिव्यूज दो तरह के होते हैं, हॉट रिव्यू होता है एक, और एक होता है कोल्ड रिव्यू। हॉट रिव्यू एंड कोल्ड रिव्यू। हॉट रिव्यू क्या है? हॉट रिव्यू क्या है? कहता जी हॉट रिव्यू क्या है, बिफोर साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट। रिव्यू किस चीज का, वर्किंग पेपर का, ऑडिट वर्क जो परफॉर्म हुआ है उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन मीन ऑडिट वर्किंग पेपर प्रिपेयर हुए हैं उसका रिव्यू करना है, और बिफोर साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट वर्किंग पेपर का रिव्यू होना चाहिए, जो शायद ऑडिट प्रोसेस का पार्ट है, मीन फाइनल रिव्यू स्टेज, जहाँ पे इंगेजमेंट पार्टनर क्या करता है, टीम के वर्क को चेक करता है, देखता है हमने सारे एविडेंस ले लिए ये नहीं ले लिए, उसके बाद रिपोर्ट साइन करता है। ठीक है, मॉनिटरिंग है इंगेजमेंट पार्टनर के थ्रू, किसकी, अपनी ऑडिट टीम के वर्क की, कि जो वर्क प्लान था वो सारा परफॉर्म हो गया, सारे एविडेंस ले लिए या नहीं ले लिए, बाकी स्टैंडर्ड्स को, पॉलिसीज़ को फॉलो किया गया नहीं किया गया। ये क्या है, हॉट रिव्यू बिफोर साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट, जो ऑडिट प्रोसेस का पार्ट है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है, हर ऑडिट असाइनमेंट पे मस्ट परफॉर्म होना चाहिए। कौन परफॉर्म करेगा, इंगेजमेंट पार्टनर परफॉर्म करेगा। मीन ये कौन परफॉर्म करेगा, इंगेजमेंट पार्टनर परफॉर्म करेगा। एक होता है कोल्ड रिव्यू। कोल्ड रिव्यू क्या होता है, आफ्टर साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट, आफ्टर साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट मीन ऑडिट रिपोर्ट जब साइन हो चुकी है तो उसके बाद किसी इंडिपेंडेंट पार्टनर के थ्रू, किसके थ्रू, इंडिपेंडेंट पार्टनर के थ्रू आपके वर्किंग पेपर का रिव्यू होना चाहिए। किस लिए, ताकि अगर आपके वर्क में कोई चीज लैक कर रही है तो आप उसको फ्यूचर में क्या कर सको, इंप्रूव कर सको, इंडिपेंडेंट पार्टनर के थ्रू। इसको QCR का नाम भी दिया जाता है, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। इसके लिए फर्म के अंदर जो है वो कोई एक बंदा होना चाहिए जिसे नाम देता है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। तो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके अंदर कोई क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर होना चाहिए, जो क्या करे, जितनी भी ऑडिट असाइनमेंट्स डिफरेंट क्लाइंट्स पे आपकी चल रही हैं सब के वर्किंग पेपर का क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू परफॉर्म करे। और इसलिए इंगेजमेंट टीम का वो पार्ट नहीं है तो क्या होगा, इंडिपेंडेंट पार्टनर होगा। तो ISQC1 कहता है मॉनिटरिंग होनी चाहिए, मीन ऑडिट असाइनमेंट्स आपकी जितनी भी हैं उनके वर्किंग पेपर का रिव्यू होना चाहिए क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के थ्रू, और उसके लिए फर्म में क्या होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर होना चाहिए। हाँ, मॉनिटरिंग एक इंडिविजुअल ऑडिट की भी बाय एंगेजमेंट पार्टनर होनी चाहिए, जिसे हम हॉट रिव्यू का नाम देते हैं। क्या ख्याल है? तो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन फर्म का कोई लीडर होना चाहिए जो कंप्लायंस इंश्योर करे, एथिकल रिक्वायरमेंट्स को मीट करना है, कोड्स ऑफ एथिक्स को फर्म को फॉलो करना है, थ्रेट्स ऑन इंडिपेंडेंस को अवॉइड करना है, इंडिपेंडेंस पे कोई थ्रेट्स आ रहे हैं तो उन्हें एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस करने के लिए स्टेप्स लेने हैं। ह्यूमन रिसोर्स कैपेबिलिटीज़ कंपिटेंसीज इंश्योर करनी है, थ्रू ट्रेनिंग थ्रू CPD डेवलप करनी है, रिक्रूटमेंट में पॉलिसीज प्रोसीजर्स को फॉलो करना है। बिफोर एक्सेप्टिंग ऑडिट कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं और उनकी बेस पर ऑडिट को कंटिन्यू करना है। और इंगेजमेंट परफॉर्मेंस ऑडिट वर्क जो है वो प्लान डायरेक्टेड होना चाहिए, सुपरवाइज रिव्यूज होना चाहिए, कोई कंसल्टेशन रिक्वायर है तो वो कंसल्टेशन भी होनी चाहिए और कंट्रोल होना चाहिए, मीन डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस अवॉइड होनी चाहिए।
एंड मॉनिटरिंग होनी चाहिए थ्रू क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर हर ऑडिट असाइनमेंट की। साथ वो कहते हैं जी आपको क्या करना है, जो भी ऑडिट वर्क है उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी करनी है। डॉक्यूमेंटेशन करनी है मतलब क्या था, वर्किंग पेपर प्रिपेयर करने, वर्किंग पेपर प्रिपेयर करने। किस चीज़ के वर्किंग पेपर प्रिपेयर करने हैं, हर चीज़ के। कि ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले आपने क्या चीज़ें देखी, क्या पॉजिटिव थी क्या नेगेटिव थी, वो आपने डॉक्यूमेंट करना है, वर्किंग पेपर प्रिपेयर करने हैं। कंसल्टेशन आपने किससे की, उससे क्या कंक्लूजन आपने रिक्वायर किए, वो सब कुछ आपने डॉक्यूमेंट करना है। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर ने क्या क्या क्वालिटी चेक परफॉर्म किए वो भी आपने डॉक्यूमेंट करना है। मीन एक ऑडिट क्लाइंट के वर्किंग पेपर में ये चीज़ लिखी होनी चाहिए कि क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर ने कब इन वर्किंग पेपर का क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू परफॉर्म किया, वो भी डॉक्यूमेंट करना है। हाँ, बाकी जो आपने ऑडिट वर्क परफॉर्म करना है ड्यूरिंग ऑडिट वो तो सब कुछ डॉक्यूमेंट करना ही करना है, कि उसी से इंश्योर होगा कि वर्क सारा परफॉर्म हुआ है, स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया। अब ये सारी बातें थी एक फर्म के लेवल पे। मीन ISQC 1 कवर करता है फर्म को, कि एक फर्म को क्वालिटी कंट्रोल को मैनेज करने के लिए कोई लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, फर्म का कोई लीडर होना चाहिए, एथिकल रिक्वायरमेंट्स को मीट करना है, स्टाफ की ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट प्रॉपर होनी चाहिए, बिफोर एक्सेप्टिंग ऑडिट कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, ऑडिट वर्क की प्रॉपर डायरेक्शन सुपरविजन कंट्रोल होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के थ्रू क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू परफॉर्म होने चाहिए और डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए। ISA 220 फर्म लेवल पे बात नहीं करता, ISA 220 बात करता है एक इंडिविजुअल ऑडिट पे, क्वालिटी कंट्रोल फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मीन किसी एक ऑडिट पे अगर आप जा रहे हो तो उस ऑडिट की क्वालिटी को कैसे मैनेज करना है, उसके ऊपर क्या है ISA 220 और बातें यही कर रहा है कि एक इंडिविजुअल ऑडिट में कोई लीडर होना चाहिए। कौन लीडर होगा, इंगेजमेंट पार्टनर। एक इंडिविजुअल ऑडिट में आपको एथिकल रिक्वायरमेंट को मीट करना है, मीन थ्रेट्स लेवल तक रिड्यूस करना है, अदरवाइज अवॉइड करना है। एक इंडिविजुअल ऑडिट में आपके पास प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स होने चाहिए, स्टाफ के अंदर कैपेबिलिटीज, कंपिटेंस, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, जजमेंट होनी चाहिए। एक इंडिविजुअल ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले आपको कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए। एक इंडिविजुअल ऑडिट के अंदर प्लानिंग, डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू, कंसल्टेशन, कंट्रोल होना चाहिए। एक इंडिविजुअल ऑडिट का रिव्यू भी होना चाहिए, मीन हॉट रिव्यू, बिफोर साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट पार्टनर करेगा। हाँ, उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू थ्रू क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर भी परफॉर्म करवाना है। और एक इंडिविजुअल ऑडिट पे जो भी काम हो रहा है वो सारा का सारा क्या करना है, डॉक्यूमेंट करना है। तो बातें दोनों स्टैंडर्ड सेम कह रहे हैं, लेकिन ISQC 1 फर्म लेवल पे बातें कर रहा है, ISA 220 फर्म लेवल पे नहीं। एक इंडिविजुअल ऑडिट आप करने जा रहे हो तो उसकी क्वालिटी को मैनेज करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए आपको ये 7 पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करना है। क्लियर होती बात। अब इसके ऊपर एग्जामिनर कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई 2-3 एलिमेंट्स के नाम दे दिए, इनको एक्सप्लेन करें, तो एक्सप्लेनेशन आपको 3-3, 4-4 लाइनों में मिल गई। या इसके ऊपर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि आपको कंपनी की इंफॉर्मेशन दी गई है, फर्म की इंफॉर्मेशन दी गई है, एक ऑडिट की इंफॉर्मेशन दी गई है, और उसके अंदर से आपने क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज प्रोसीजर की वीकनेस को आइडेंटिफाई करना है। क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर की वीकनेस को आइडेंटिफाई करना है। स्टाफ ऑडिट पे जा रहा है और बड़ा ही हाई रिस्क की क्लाइंट है और उस पर हमने पार्ट टाइम लोग असाइन कर दिए, कौन सा इशू है, ह्यूमन रिसोर्स। क्या ख्याल है, हमने फ्रेश क्वालिफाइड जो कैफ के स्टूडेंट हैं इनको एक हाई रिस्क की क्लाइंट पे ऑडिट पे असाइन कर दिया, ह्यूमन रिसोर्स का इशू है। क्या ख्याल है, ड्यूरिंग ऑडिट हाई रिस्क की एरियाज के ऊपर हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करने का डिसीजन लिया है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल होने चाहिए, सब्सटेंटिव प्रोसीजर होने चाहिए, कौन सा इशू है, इंगेजमेंट परफॉर्मेंस, प्लानिंग आपकी प्रॉपर नहीं है, प्लानिंग आपकी प्रॉपर नहीं है। क्या ख्याल है, फर्म के अंदर जो है वो पॉलिसीज प्रोसीजर्स फॉलो नहीं हो रहे, स्टाफ जब दिल करता है क्लाइंट पे जाता है, जब दिल करता है आ जाता है, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। क्या ख्याल है, हमारी फर्म के अंदर जो है वो 2 जूनियर ऐसे हैं जो एक क्लाइंट पे साइन किए गए हैं और उनका भाई वहाँ पे अकाउंटेंट है, एथिकल रिक्वायरमेंट। क्या ख्याल है, तो ये बातें एक सिनेरियो के अंदर से भी आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कहा जा सकता है। कैसे आइडेंटिफाई करनी है, आए हमारे पास कोई 5-6 क्वेश्चंस हैं।
जी पहले 4 क्वेश्चन हमारे आई कैप क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन हैं और आगे क्वेश्चन 5 और 6 2 क्वेश्चन आइम बाई शाइन से कहीं से मिले तो वो भी हमने कवर करने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द क्वालिटी इश्यूज इन द अबव सिनेरियो। क्वालिटी इश्यूज, अब एथिक का रिक्वायरमेंट जब आ जाएगा वर्ड इसके अंदर, दिस मीन एथिक्स के इश्यूज भी क्या बन जाएंगे, क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज। मीन थ्रेट्स जो हैं वो भी क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज में आ जाएंगे फिर। So you are the manager of ABC company, which is the listed company, and the draft financial statement shows profit before tax of 10 million and revenue of 100 billion rupees. The engagement team include a part-time supervisor and 2 trainees. तो क्लाइंट को देखा जाए तो शायद एक हाई रिस्की जो है वो क्लाइंट है, सिग्निफिकेंट क्लाइंट है, 100 बिलियन के उसके रेवेन्यू है, 10 बिलियन के उसके प्रॉफिट हैं, और हमने वहाँ पे एक पार्ट टाइम जो है वो सुपरवाइज़र और 2 ट्रेनी को लगा दिया है, तो शायद कंपिटेंस कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो प्रॉपर्ली इंश्योर नहीं की गई। कंसिडरिंग द टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ द सुपरवाइज़र, it was decided that the planned audit approach to trade payable was to place reliance on internal control on purchasing. कि चूँकि टाइम शॉर्ट है, सुपरवाइज़र पार्ट टाइमर है, तो पेएबल भी हम सेपरेटली वेरीफाई नहीं करेंगे, परचेजेस के थ्रू ही उसे वेरीफाई कर लेंगे। Hence the audit team decided to do test of control and reduce substantive test where possible. तो क्या ये बात ठीक है? As per delegation of authority manual, the purchase order was required to be authorized by deputy manager. Deputy manager, client company की बात हो रही है कि purchase order client company के deputy manager ने क्या करने होते हैं, authorize sign करने होते हैं। So during test of control, it was identified by the audit team that at least 7 purchase orders had not been authorized by the deputy manager. तो control weak है, तो क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे चलना चाहिए या मोर सब्सटेंटिव अप्रोच पे चलना चाहिए? मोर सब्सटेंटिव अप्रोच पे चलना चाहिए। और ये क्या है, पुअर प्लानिंग डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट। देख रहा, ऑडिट की प्लानिंग डायरेक्शन जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है कि आपको कंट्रोल वीकनेस की सूरत में सब्सटेंटिव अप्रोच पे चलना चाहिए रादर देन सिस्टम बेस्ड अप्रोच पे। So when the audit team made inquiries from the staff, it was observed that the purchases were made for business purposes. The team concluded that no additional procedures were required. नहीं, एडिशनल प्रोसीजर तो हमें रिक्वायर हैं, क्लाइंट की इंक्वायरीज पे हमें जो है वो रिलाई नहीं करना होता। अगर कंट्रोल वीकनेसेस आइडेंटिफाई हुई हैं तो वहाँ पे हमें ऑडिट अप्रोच क्या करनी है, अपनी चेंज करनी है। तो मेनली शायद यही बस 2 ही इशू थे इसके अंदर, 2 ही इशू थे इसके अंदर। एक ह्यूमन रिसोर्स का इशू था और दूसरा इंगेजमेंट परफॉर्मेंस का इशू था। ये एक और क्वेश्चन नंबर 2 हमें मिलेगा। डिस्कस द क्वालिटी इश्यूज इन द अबव सिनेरियो। You are the audit manager of BFF company, a listed company. The petty cashier is a relative of the audit assistants. कंपनी का पैटी कैशियर ऑडिट असिस्टेंस का रिलेटिव है और क्लोज फैमिली रिलेशन है, तो उस वजह से राइज होता है फेमिलियरिटी थ्रेट एज वेल एज इंटिमिडेशन थ्रेट। सो ड्यूरिंग अ रिव्यू यू फाउंड आउट दैट द ऑडिट असिस्टेंस आइडेंटिफाइड दैट द पैटी कैश इनकर्ड entertainment and fuel expense for personal use for rupees 15,000. So during review you found out that the audit assistants identified that the petty cashier incurred entertainment and fuel expenses for personal use for rupees 15,000. तो ये उसने पर्सनल यूज़ के लिए किए हैं, ये क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस हैं। हमारे लिए यहाँ पे सिर्फ एक ही मसला है और वो क्या है, एथिक का रिक्वायरमेंट जो है वो मीट नहीं हो रही, मीन थ्रेट्स ऑन इंडिपेंडेंस है। तो शायद ये सुपरवाइज़र जो असिस्टेंट जो हमने ऑडिट पे साइन किया है ड्यू टू हिज पर्सनल रिलेशन, फैमिली रिलेशन, शायद ये इस तरह की मिस स्टेटमेंट्स को हाईलाइट नहीं करेगा। नंबर 3, डिस्कस क्वालिटी इश्यूज इन द अबव सिनेरियो। यू आर द ऑडिट मैनेजर ऑफ GHI कंपनी, अ लिस्टेड कंपनी. The finance director has not completed the tax computation for the year ended 31st December 2021. Instead, he has asked the audit assistant, who has recently passed his CA examination, to calculate the company's tax payable for the year on the premises
that the audit assistance was more up to date with changes in Finance Act. तो ऑडिट स्टाफ मेंबर हमारा टैक्स की कैलकुलेशन भी करके दे रहा है और इसी को ही हमने ऑडिट भी करना है, तो कौन सा थ्रेट अराइज होता है? सेल्फ रिव्यू थ्रेट अराइज होता है। मीन यहाँ पे भी एथिका रिक्वायरमेंट का इशू है, एथिका रिक्वायरमेंट का इशू है। दूसरा शायद डायरेक्शन का भी इशू हो सकता है कि शायद इसे हमने प्रॉपर्ली डायरेक्ट नहीं किया हुआ कि क्या वर्क इसने क्लाइंट पे असाइन करना है, परफॉर्म करना है, और क्या वर्क इसने परफॉर्म नहीं करना। क्या ख्याल है? और अगर ये काम खुद ही करके दे रहा है, कौन है? असिस्टेंट है, तो इसकी मॉनिटरिंग करनी होती है सुपरवाइज़र ने। दिस मीन सुपरविजन भी प्रॉपर नहीं हो रही, जिसकी बेस पर नहीं चेक किया जा रहा कौन असिस्टेंट क्या वर्क परफॉर्म कर रहा है। क्या ख्याल है? जो कि रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। भाई ये काम दिया तुझे, हाँ भी कब लाया, कहाँ पे हुआ, किधर गया, या उसे पूछना चाहिए भाई क्या कर रहा है, कहाँ तक पहुँचा है। तो शायद वो इसलिए कुछ एक्स्ट्रा काम क्लाइंट के करने पे लगा हुआ है। एक क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। करना कि आपको कमेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट ऑफ द कंपनी। प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट ऑफ द कंपनी, discussing the quality control and other professional issues raised. Other professional issues raised mean quality control, ethical के अलावा कोई और भी बातें हैं। तो आइए पढ़ते हैं। You have been assigned as audit manager on Serena Limited, a listed company. The audit manager who was previously assigned is on privileged leave due to personal reasons. इन पुराना मैनेजर लीव पे चला गया तो आपको असाइन किया गया है। द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर शो प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर 200.2 million rupees and total assets 650.5 million rupees. The audit supervisor, who is a part qualified chartered accountant, has shared with you the company has changed its depreciation policy from cost to fair value. पहली बात तो पार्ट क्वालिफाइड आपने सुपरवाइज़र लगाया हुआ है, जबकि क्लाइंट की जो है वो प्रॉफिट, रेवेन्यू, टोटल एसेट्स हाईली सिग्निफिकेंट है, क्लाइंट है। तो आपको क्या करना चाहिए था? क्वालिफाइड सुपरवाइज़र जो है वो असाइन करना चाहिए था। ह्यूमन रिसोर्स मीन असाइनमेंट ऑफ स्टाफ जो है वो आपका प्रॉपर नहीं है। मीन स्टाफ की कैपेबिलिटी, कंपिटेंसीज जो है वो आपने प्रॉपरली इंश्योर नहीं की। और कंपनी ने क्या किया है जी? कोई पॉलिसी चेंज की है, डेप्रिसिएशन की फ्रॉम कॉस्ट टू फेयर वैल्यू। दिस वाज नॉट आइडेंटिफाइड एट प्लानिंग एज ए हाई रिस्की एरिया। तो ये क्या है? प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, डायरेक्शन मीन प्रॉपर नहीं है। क्यों? एक हाई रिस्की एरिया जिसमें एस्टीमेट इन्वॉल्व है, आपने उसे क्या किया? लो रिस्की एज्यूम कर लिया, मीन हाई रिस्की लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया। क्या कहलाए? तो वेरिफिकेशन इसकी जो है वो लिमिटेड होने की वजह से आपकी ऑडिटर ओपिनियन अफेक्ट हो सकती है। तो डायरेक्शन ऑफ ऑडिट जो है वो प्रॉपर्ली सेट नहीं की गई। द वैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड बाय एन एक्सटर्नल फर्म ऑफ वैल्यूअर, जिसकी वैल्यू किसी एक्सटर्नल वैल्यूअर ने की है, एक्सपर्ट। द ऑडिट मैनेजर एंड द टीम हैज नॉट हेard of their name before. The audit supervisor said that on their website it has been mentioned that they have some very well known companies at their clients. This information has not been substantiated from any other source. तो नहीं, आपको कंपिटेंस इंश्योर करनी चाहिए थी एक्सपर्ट की भी। इनफैक्ट उनको कंसल्ट करना चाहिए था रिगार्डिंग हिज इंडिपेंडेंस के वाकई ही वो इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो यहाँ पे भी कंसल्टेशन जो है विद एक्सपर्ट प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं की गई। तो 2-3 इशू थे। एक एथिकल इशू था, नहीं ह्यूमन रिसोर्स का इशू था। दूसरा यहाँ पे डायरेक्शन प्लानिंग का इशू था, हाई रिस्की एरिया को आपने लो रिस्की जो है वो कंसीडर कर लिया है। और तीसरा कंसल्टेशन का इशू था। क्या ख्याल? Question number 5. Comment on the quality of the planning and performance of the audit of the company, discussing the quality control and the professional issues raised, वही requirement. Nate and Company provide the audit services to CF Company, a national financial services organization. Due to a number of errors in the recording of cash deposit from new customers that have been discovered by CF Company, internal audit team
the director of CF company have requested that your firm carry out a review of the financial information technology system. इन आप एक क्लाइंट के ऑडिट कर रहे हो, उसके सिस्टम में कोई कंट्रोल वीकनेसेस हाईलाइट हुई, तो आपको कहा गया है कि आप क्लाइंट का जो आईटी सिस्टम है उसका रिव्यू भी परफॉर्म करो ऑडिट के साथ। अब रिव्यू परफॉर्म करना आईटी सिस्टम का लाइक इंटरनल ऑडिट फंक्शन है, उसका काम होता है ना रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो आईटी सिस्टम का रिव्यू करने का मतलब क्या है, इंटरनल ऑडिट का फंक्शन है, साथ आप एक्सटर्नल ऑडिट भी हो। तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट अराइज होता है कि उसी सिस्टम को ड्यूरिंग ऑडिट आपने टेस्ट और कंट्रोल परफॉर्म करना होते हैं, तो अपने ही सिस्टम को दोबारा से आप चेक करोगे। तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट इंडिपेंडेंट सब्जेक्टिविटी इफेक्ट होती है। क्या ख्याल है? It has come to your attention that while working on the audit, IT सिस्टम का रिव्यू करना है, कोई और भी इशू हो सकता है, IT सिस्टम का रिव्यू करना है कि ह्यूमन रिसोर्स का इशू हो सकता है कि माइट भी आपके स्टाफ के पास कैपेबिलिटीज़ कंपिटेंस ना हो IT सिस्टम की, IT की स्किल्स, क्यों IT की स्किल्स कुछ स्पेशलाइज स्किल्स हैं, और वैसे भी क्लाइंट का सिस्टम कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, तो हो सकता है आपके पास इतनी IT एक्सपर्टीज़ ना हो। It has come to your attention that while working on the audit planning of CF company, Jin Sayyed, one of the junior on the audit team, who is a recent information technology graduate, spent 3 hours providing advice to the internal audit team about how to improve the system. हमारा जो ऑडिट जूनियर बेचारा हमने ऑडिट पे साइन किया है, गलती से पीछे उसने कोई IT में भी ग्रेजुएशन की हुई थी, उसने 3 घंटे क्लाइंट को बताने पे लगाए कि आप कैसे अपने सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हो। ये क्या है? शायद उसका वर्क प्रॉपरली डायरेक्टेड सुपरवाइज्ड नहीं है, जो ऑडिट टीम के रिसोर्सेज यहाँ पे वेस्ट हो रहे हैं। क्या ख्याल है? डायरेक्टेड नहीं है, प्रॉपरली सुपरवाइज्ड भी नहीं है कि 3 घंटे वो क्या वहाँ पे काम कर रहा है, कोई सुपरवाइज़र उसे चेक नहीं कर रहा, और डायरेक्शन नहीं है कि क्या काम तूने करना है और क्या तुम्हारे स्कोप से बाहर है। क्यों एक तरफ वो फर्म से कह रही कि आप ये सर्विसेज दें, और फर्म के पास अगर सेपरेट डिपार्टमेंट है तो ये पेड अच्छी खासी इनकम वाली सर्विसेज हैं, और अगर ये फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है तो ये तो फर्म की इनकम को अफेक्ट कर रहा है। क्या ख्याल है? सो एज फार एज यू नो, दिस एडवाइस हैज़ नॉट बीन यूज्ड बाय इंटरनल ऑडिट टीम, और उन्होंने यूज़ भी नहीं की, तो 3 घंटे तुम्हारे वेस्ट हो गए, और हम स्टाफ को समटाइम आवरली बेसिस पे पे कर रहे होते हैं, तो ऑडिट रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। क्या ख्याल है? तो इश्यूज़ क्या है हमारे पास? एक एथिकल इशू था, ह्यूमन रिसोर्स का इशू था, डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू का इशू था। क्वेश्चन नंबर 6, अगेन वही रिक्वायरमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, अदर प्रोफेशनल इश्यूज आइडेंटिफाई करने हैं। La Shots company is a manufacturer of bottled drinks and has been an audit client of Nate and Company for 5 years. 5 सालों से क्लाइंट है, तो फेमिलियरिटी थ्रेट आता है। क्या ख्याल है कि अगर स्टाफ की रोटेशन नहीं हो रही तो फेमिलियरिटी थ्रेट इंडिपेंडेंट सब्जेक्टिविटी इफेक्ट हो सकती है। अब जरूरी नहीं कि आप हेडिंग के साथ जो है वो लिंक करते हुए ही इश्यूज दो, हेडिंग को लिंक किए बिना भी इश्यूज दे सकते हो। 2 audit junior attended the annual inventory count last Monday. क्लाइंट क्या करता है? मैन्युफैक्चर ऑफ बॉटल ड्रिंक्स है, तो शायद इन्वेंट्री हाई रिस्क एरिया होगा। आपने किसको असाइन कर दिया? जूनियर को। तो प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स मीन असाइनमेंट ऑफ स्टाफ आपकी अप्रोप्रिएट नहीं है, एटलीस्ट सीनियर हैव बीन असाइन टू द इन्वेंट्री काउंट। क्यों? हाई रिस्क एरिया है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। दे रिपोर्टेड दैट ब्रेंडा मैंगल, the new production manager of Lost Shots company, wanted the inventory count and audit procedures performed as quickly as possible. तो ये क्या किया जा रहा है? प्रेशराइज किया जा रहा है। इंटीमिडेशन थ्रेट, इंडिपेंडेंट सब्जेक्टिविटी इफेक्ट होती है। क्या कहला है? ड्यू टू टाइम लिमिटेशन शायद आप प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं कर सकोगे। एज एन इंसेंटिव, she offered the 2 juniors 10 free bottle of super juice from the end of the production line. जल्दी काम करने की बेस पर उसने 10 बोतलें सुपर जूस की दी। चलो एक आध पिलाने के लिए दे तू, चलो ठीक है, गर्मी शर्मी में आए हैं, 10 मीन एक पियोगे 9 घर ले जाओगे। ठीक है, सिग्निफिकेंट हॉस्पिटैलिटी। क्या ख्याल है? फेमिलियरिटी एज वेल एज सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, इंडिपेंडेंट सब्जेक्टिविटी इफेक्ट होती है, जो कि अवॉइड करनी चाहिए। क्या ख्याल है?
शायद इनकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है, इनको बताया नहीं गया क्या चीज़ें, क्या सर्विसेज आपने क्लाइंट से एक्सेप्ट करनी है और क्या नहीं करनी। Brenda also invited them to join the Law Shores office dance party, which commenced at the end of the inventory count. The inventory count and audit procedures were completed within 2 hours. The previous year's procedures lasted a full day. And Junior then spent 4 hours at the dance party. क्या कह रहा है? मतलब पूरे दिन वाला काम 2 घंटों में कर दिया, 10 बोतलें सुपर जूस की मिली और साथ डांस पार्टी भी। तो फेमिलियरिटी थ्रेट तो है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है ड्यू टू अनड्यू हॉस्पिटैलिटी, और साथ शायद इनका वर्क प्रॉपर्ली डायरेक्टेड सुपरवाइज रिव्यूड भी नहीं है। मतलब वो 4 घंटे डांस पार्टी में स्पेंड करने को पूछने वाला ही नहीं है उनको। हाँ, कब काम खत्म हुआ, कहाँ वो चले गए, कोई पता नहीं चल रहा। तो इसमें प्रॉपर रिव्यू, मॉनिटरिंग, सुपरविजन भी इनकी नहीं हो रही, डायरेक्शन भी नहीं हो रही, ह्यूमन रिसोर्स का तो इशू था ही था। ये क्वेश्चन 5 और 6 का आंसर बहुत ज़्यादा डिटेल में एंड पे लिखा हुआ है, तो उतना डिटेल में आपको नहीं लिखना, मीन थोड़ा बस सिर्फ दिमाग क्लियर करने के लिए इतना डिटेल में दिया गया है। बाकी मेनली आपने 3-3, 4-4 पॉइंट जैसे क्वेश्चन 1 या 4 के बने हुए हैं वैसे ही बनाने हैं। ठीक हो गया? सो ये टॉपिक भी ख़त्म हो गया। नया टॉपिक ऐड हुआ है, तो माइट बी आई कैप 5-10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो इसलिए 6 के 6 क्वेश्चन एक दफ़ा हाथ से गुजार लेने हैं, कि 2-2, 3-3 लाइनें हमें हर हेड के ऊपर लिखनी आनी चाहिए। सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया, कोई 15 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कवर कर लिए। पिछले कोई 12 सालों के पास्ट पेपर हमने 100% कंप्लीट कर लिए चैप्टर वाइज। साथ हमने आएँ बाएँ शाएँ से भी काफ़ी क्वेश्चन ACCA, ICW के जो रेलेवेंट मिल सकते थे टॉपिक वाइज, वो हमने कवर कर लिए। पेपर पास करने के लिए ज़रूरी क्या है? रिटन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं, रिटन प्रैक्टिस। सिर्फ प्रैक्टिस से पेपर पास नहीं होगा, सिर्फ प्रैक्टिस से पेपर पास नहीं होगा, रिटन प्रैक्टिस चाहिए। रिटन प्रैक्टिस 5 नंबर हैं, 5 पॉइंट कैसे बनाने हैं। 10 नंबर हैं, 10 पॉइंट कैसे बनाने हैं। 4 नंबर हैं, 4 पॉइंट कैसे बनाने हैं। ये चीज़ के ऊपर आगे आने वाले दिनों में अब आप लोगों ने काम करना है। चॉइस पे कोई चीज़ हम छोड़ नहीं सकते। वैसे भी 130 पेजेस हैं टोटल हमारे पास, और हर पेज पूरा पूरा लर्न भी नहीं करना। कुछ पेजेस में से शायद बस सिर्फ जस्ट रीडिंग थी, इसलिए चॉइस पे कोई टॉपिक छोड़ नहीं सकते। पिछले 5 अगर पास्ट पेपर में उठा के देखूं तो 60 to 70 मार्क्स का पेपर पास्ट पेपर से ही रिपीट हो रहा है। सेम मिलती जुलती कहानियाँ। समटाइम तो हमने देखा क्वेश्चन के अंदर कंपनी का नाम भी सेम था। कहानी क्या सेम होनी, कंपनी का नाम भी सेम, रिक्वायरमेंट भी सेम। तो पास्ट पेपर की प्रैक्टिस आपको कोई 70 मार्क्स का पेपर जो है वो दिखाएगी अंदर, जो ऑलरेडी आपने अटेम्प्ट किया होगा। तो वो 70 अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी की हुई है तो उनमें से 50 नंबर लेना औखा काम नहीं है। हम बाकी के 20 से 30 नंबर होंगे जो एक नई कहानी होगी, नई रिक्वायरमेंट होगी, जो पहले पास्ट पेपर में नहीं होगी, लेकिन नॉलेज वही होगा, सिर्फ उसका पूछने का एंगल थोड़ा डिफरेंट होगा। तो वो भी अगर तैयारी होगी तो वो भी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। ठीक हो गया? सो बेस्ट ऑफ लक। टेस्ट हमारे हो रहे हैं चैप्टर वाइज, इनको अटेम्प्ट करें। अगर कोई मिस हो गया है तो उसको एंड पे रख लें, दोबारा से उसे अटेम्प्ट करें। और आने वाले मंथ में आपको टारगेटेड स्टडी करनी है। आज के बाद देखना है, एग्ज़ाम तक देखा जाए तो शायद आज के बाद एग्जैक्ट 30 डेज़ है, एग्जैक्ट 30 डेज़ है। तो 30 डेज़ को अगर आप डिवाइड कर लो कि मेरे पास कितने सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट का कितना सिलेबस है, और मैंने इस सिलेबस को इतने दिनों में कवर करना है, तो डेली कितना करना है, ये टारगेट अगर आप लिख लोगे ना और उस टारगेट को मीट करोगे तो ये मंथ प्रॉपर्ली यूटिलाइज होगा। अगर सिर्फ बुक खोल के डेली बैठ जाया करोगे कि हाँ चलो आज ये करना है, कितना करना है ये नहीं पता, तो शाम तक शायद 1-2 पेजेस भी नहीं होंगे। इसे टारगेट बना के चलोगे तो टारगेट मीट होंगे, तो ऑन टाइम आपकी रिवीजन कंप्लीट होगी, फिर जाके पेपर पास होने का चांस बनेगा। क्या ख्याल है? रिवीजन प्रॉपर होगी तो एग्ज़ाम नाइट आपको नींद भी आ जाएगी, क्यों कुछ पढ़ने वाला ही नहीं है, सब कुछ तो हो गया। नींद कब नहीं आती? जब रिवीजन प्रॉपर नहीं है, जब सारा का सारा सिलेबस पढ़ा होता है
और फिर पता नहीं चल रहा होता पढ़ना क्या है, पढ़ने वाला बहुत कुछ है लेकिन क्या पढ़ना है, चलो बुक खोलते हैं, हाँ ये टॉपिक आएगा सुबह, ये करते हैं। ये हरकतें नहीं करनी, अभी से टारगेट अपने सेट करो, लिख के सेट करो कि मुझे डेली बेसिस पे इस सब्जेक्ट का ये एक चैप्टर इस दिन करना है, छोटा चैप्टर है तो एक दिन में करना है, 2 चैप्टर हैं तो उसको 2 दिन में डिवाइड करना है, और उसको लेके चलोगे तो पेपर पास होगा। होपफुली आने वाले दिनों में अच्छी प्रैक्टिस होगी तो पेपर इजीली पास हो सकता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी सब्जेक्ट में, सी फैम लैब।